Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of June 2021, Tuesday. Inspiration of the day is you must tell yourself no matter how hard it is, how hard it gets, I am going to make it. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Free food grain schemes extended till November. कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया और उस एड्रेस स्पीच के ड्यूरेशन में बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट किए गए। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में जितने भी कोविड रिलेटेड मेजर कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उनको कंबाइन कर दिया है एक ही न्यूज़ आर्टिकल के सेक्शन में। तो पहला ये है कि फ्री फूड ग्रेन जो सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल द मंथ ऑफ नवंबर दिस ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मंडे extended the ongoing free additional food grain distribution scheme under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So this particular scheme has been extended for 5 months more, that is till November, and definitely it is going to affect the million of family in a very positive way that remain badly impacted due to the second wave of COVID-19. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 की फर्स्ट वेव में भी इनिशिएट की गई थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फ्री फूड ग्रेन टू द बीपीएल फैमिली, और जो अब इस कोविड-19 सेकेंड वेव में भी एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जो PMJKY3 को इनिशियली जो एक्सटेंड किया गया था वो केवल मई और जून के लिए किया गया था, क्योंकि ऐसा इम्पैक्ट किसी ने भी एनालाइज नहीं किया था कि कोविड-19 सेकेंड वेव का इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा। बट सीइंग द सिचुएशन, सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव ऑन अ वेरी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर 5 months मोर। क्या है स्कीम? बेसिकली क्या कौन से फूड ग्रेन्स मिलते हैं, नाम से पता चल रहा है, फ्री फूड ग्रेन स्कीम। इट मीन्स कि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ अमाउंट का फूड ग्रेन फ्री मिलता है जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अप टू द एक्सटेंट पूरी करी जा सके। क्या है इस स्कीम में? बेसिकली सेंटर डिस्ट्रीब्यूट 5 kg और राइस पर पर्सन पर मंथ फ्री टू ऑलमोस्ट 800 million बेनिफिशरीज। तो 5 kg गेहूँ, 5 kg राइस एक इंसान को पर मंथ के हिसाब से मिलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 million बेनिफिशरीज इस पर्टिकुलर स्कीम में इंक्लूडेड हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ओवर एंड अबव देयर मंथली इंटाइटलमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें कोई मंथ देगा या किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत कोई इंटाइटलमेंट मिल रहा है तो उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये फ्री फूड ग्रेन नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें 5 kg राइस और 5 kg वीट का राशन मिलता है पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यहाँ पर जनरली इस तरह की जितनी भी स्कीम्स होती हैं इसमें जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड माना जाता है वो फीमेल को माना जाता है। अब जो ये स्कीम है PMGKY, ये बहुत बार से न्यूज़ में आ चुकी है, तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बेसिकली इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 13 स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो फ्री फूड ग्रेन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। तब भी ये स्कीम जो थी वो न्यूज़ में थी। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बीन रोल्ड आउट अगेन फॉर 5 months, दैट इज़ अप टू द मंथ ऑफ नवंबर। So this particular scheme, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, is basically the part of Pradhan Mantri Garib Kalyan package to help the poor. Poor means BPL, basically BPL, to fight the battle against COVID-19. And one of the very peculiar question is that, or peculiar information is that this particular scheme is being implemented by one of its nodal ministry, that is Ministry of Finance. तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आप याद रखें, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है। और जब मार्च 2020 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था तो बेसिकली ये स्कीम 3 महीने के लिए अनाउंस करी गई थी, दैट इज़ फॉर अप्रैल, मई एंड जून 2020। और उसके बाद कोविड-19 के फर्स्ट वेव के इम्पैक्ट को देखते हुए इसको बढ़ा करके नवंबर तक कर दिया गया था।
और अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने फिर से इस स्कीम को इनिशिएट किया, सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव. सो दिस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, इसमें बीपीएल केसेक्शन के भी लोग आते हैं, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो पुअर सेक्शन के उसके भी बेनिफिशरीज इंक्लूड होते हैं. तो बेसिकली 5 kg वीट और राइस इसमें दिया जाता है, in addition to the 5 kg of subsidized food grain already provided through PDS सिस्टम और PDS सर्विसेज. तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे कि PDS के तहत मिल गया है तो इस पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या इस स्कीम में नहीं मिलेगा. इन एडिशन PDS के बाद जो अमाउंट जो बेनिफिशरीज हैं उनको PDS के बाद इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 5 kg का फ्री फूड ग्रेन मिलता है. And after the extension of this particular scheme up to the month of November, additional subsidy requirement under this particular scheme at the current rate should swell over to 90,000 crore. That is including 26,000 crore for the first 2 months. जो गवर्नमेंट पर बर्डन जा रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 90K करोड़ का जाएगा for the additional extension of this particular scheme. So this should be more than the usual PDS subsidy requirement, that is around 1.8 trillion in the financial year 22. तो गवर्नमेंट पे जो बर्डन आएगा वो 1.8 ट्रिलियन प्लस 90K करोड़. तो PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मिला करके इतना बर्डन, एडिशनल बर्डन पब्लिक एक्सचेकर पर, इट मीन्स गवर्नमेंट पर आएगा. एंड फॉर दिस extension, government require approximately 20 million tons of extra food grains. And mind it, student, pulses are not included under this particular scheme. तो ये आप याद रखेंगे, जो कि PDS सिस्टम में pulses included होती हैं बट इसमें नहीं है. तो monthly allocation is approximately 3.96 million tons per month and lifting by state 6.30 million tons. And this is the amount of quantity that is distributed, this is the coverage of beneficiary, and this is the subsidy delivered by central government to different state. And definitely you do not need to mark up this data, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा कल एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट इज़ वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट इज़ गोइंग टू बी सेंट्रलाइज्ड वंस अगेन. तो कल गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंस किया है कि दैट सेंटर हैज़ बीन टेकन बैक कंट्रोल ऑफ द वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड विल सप्लाई कोविड-19 जैप टू द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो 18+ जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नाउ गोइंग टू प्रोक्योर ऑल द वैक्सीन फॉर एवरी स्टेट. अगर आपको याद हो तो हमने कई बार डिस्कस भी किया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर इनवाइट किया था बट बहुत अच्छा टेंडर नहीं मिला. इवन जो वैक्सीनेशन कंपनीज से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, दे वर नॉट रेडी टू डायरेक्टली डील विद द स्टेट्स. तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को बोला भी था कि आप प्रोक्योरमेंट करिए, आप प्रोक्योरमेंट करके हमें एलोकेशन कर दीजिए, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग द सूटेबल और द इफेक्टिव कोटेशन फॉर आवर वैक्सीन टेंडर. तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इशू पर डिसीजन ले लिया और सेंटर गवर्नमेंट विल एक्चुअली प्रोक्योर एंड एलोकेट द वैक्सीनेशन फॉर 18+ इंडिविजुअल. और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को मॉनिटर करें, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन से जो वैक्सीन देने पर जो चार्ज ले रहे हैं वो फिक्स्ड चार्ज से ज़्यादा ना हो. और फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फंड एलोकेट किया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 crore. So as per the government estimates, this amount of fund will be sufficient to vaccinate approximately 1 billion people. So even the Prime Minister Narendra Modi has announced free supply of COVID-19 vaccine to states for all adults. Government officials indicated that center budget allocation, that is approximately 35,000 crore for inoculation drive, would be adequate for this particular massive inoculation drive in India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. एक्सपोर्ट बॉर्डर इंफ्रा अमंग की डिफेंस रिफॉर्म्स इन 20.
हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने मंडे को एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ऐसे कौन से 20 रिफॉर्म्स डिफेंस सेक्टर के केस में लिए गए हैं। तो बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई, उस रिपोर्ट का नाम था 20 रिफॉर्म्स इन 2020, and into that particular report defense ministry has actually reflect the resolve of the government under the able leadership of the prime minister as per this report। और ओवरऑल इस रिपोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि लास्ट कुछ ईयर से इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है। तो रिफॉर्म फोकस्ड ऑन पीएम्स आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया इनिशिएटिव, उसको देखते हुए उस पूरे 20 रिफॉर्म्स को पब्लिश किया गया एक रिपोर्ट के फॉर्म में। बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म का वो एक्सपोर्ट, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना, जो प्रोक्योरमेंट है उसको एक्सेलरेट करना, बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मिलिट्री, ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बूस्ट द इनोवेशन एज वेल एज असिस्टिंग इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जिसको अनाउंस किया गया या पब्लिश किया गया है कल, दैट इज़ मंडे को। अब देख लेते हैं कुछ अगर की रिफॉर्म्स की बात करें जिसकी बात करी गई है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है जिन्होंने उन पर्टिकुलर रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया। तो सबसे पहला, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। तो बेसिकली ऐसा एक डिपार्टमेंट जिसकी बहुत टाइम से डिमांड चली आ रही थी, उस नए डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए। और CDS was created to increase the coordination between all these three services। हालांकि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात काफ़ी टाइम से आ रही थी कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जो बेसिकली तीनों विंग्स को कोलैबोरेट करे। तो फाइनली उस पर्टिकुलर डिमांड को भी एक्सेप्ट किया था और CDS क्रिएट किया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। और जो हमारे फार्मर आर्मी चीफ थे दैट इज़ जनरल विपिन रावत, उनको अपॉइंट किया गया इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेड के फॉर्म में। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन एंड डिफेंस एक्विजिशन, एज पर अवर डिफेंस मिनिस्टर, हाईएस्ट एवर थ्रस्ट टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन इन लास्ट 10 ईयर हैज़ बीन सीन इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020। उस ड्यूरेशन में इंडिया ने बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट किया था बजट से फॉर डिफेंस सेक्टर। सो कैपेक्स बजट इंक्रीजिंग बाई 10% इन फाइनेंशियल ईयर 21 ओवर द प्रीवियस ईयर, एंड डेफिनेटली दैट एलोकेशन वॉज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड मेजर डिफेंस एक्विजिशन। इसके अलावा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, इसको प्रमोट करने के लिए और मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 101 डिफेंस आइटम की जो लिस्ट थी वो नोटिफाई करी गई थी अगस्त 2020 में, विच वुड बी एम्बार्गोड फॉर इम्पोर्ट ऑन लेड डाउन डेट्स। और ऐसी ही सेकेंड लिस्ट 108 आइटम जिसमें इंक्लूड थे वो भी लास्ट वीक डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, जिसमें इम्पोर्ट पर रोक लगा दी गई कि इस तरह के जो डिफेंस आइटम्स हैं ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं इनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, रादर देन अपनी ही कंट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक डैप 2020 डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ऑफ 2020 भी उस ड्यूरेशन में अनाउंस किया गया था और उसमें जो भी एक्विजिशन की पॉलिसी थी उसमें मेजर रिफॉर्म्स लाए गए थे और उसका जो बेसिक पर्पस था उस डैप 2020 का वो इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना था, टेक्नोलॉजी लेना था। और उसके बाद जो भी हम बाहर से अगर इंपोर्ट कोई कर भी रहे हैं या बाहर से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकें। इस तरह की जो इम्पेरेटिव्स थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था अंडर डैप 2020। Apart from it, increased defense export. As per our defense ministry, the defense export rose from 1,941 crore in financial year 14 to 9,116 crore in financial year 20। तो हम देखें तो सीधा सीधा 8 टाइम्स का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन डिफेंस एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020।
इसके अलावा R&D में भी रिफॉर्म्स को प्रमोट किया। यंग माइंड को प्रमोट करने के लिए यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज लॉन्च करी गई फाइनेंशियल ईयर 2020 में। कहाँ लॉन्च करी गई? बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। जिससे कि जो यंग साइंटिस्ट हैं, साइंस की जो फील्ड में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनमें इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की स्किल को प्रमोट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑल्सो बीन सीन इन टू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द डिफेंस। स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं, जो एरिया हैं, वहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम को देखता है, तो उसमें भी कुछ रिफॉर्म किए गए so that particular organization can work efficiently. The Atal Tunnel at Rohtang on the Leh-Manali highway was inaugurated by PM in October 2020. And if you know about this Atal Tunnel, you know that this particular tunnel provide all-weather connectivity to the Ladakh and strategically very important for India. इसके अलावा स्त्री शक्ति इन मिलिट्री इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेज हिस्टोरिक डिसीजन वर टेकन टू इंक्रीज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द मिलिट्री। 10 branches of army were open for the women officer for permanent commission। जनरली क्या होता था कि जो डायरेक्ट कॉम्बैट या फाइट के जो सर्विसेज होते थे उसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता था एज अ परमानेंट कमीशन। बट 2020 में इस पर्टिकुलर स्कीम में या इस पर्टिकुलर अप्रोच में कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया और 10 जो ब्रांचेस हैं मिलिट्री की उनको फीमेल वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन के लिए ओपन कर दिया गया, जो कि पहले ओपन नहीं थी। द नेवी ऑपरेशनलाइज वुमेन पायलट फॉर द फर्स्ट time and the Sainik school were thrown open for girl student from 2021 academic session. So these were the reforms that were initiated by Ministry of Defense in order to promote the women participation in military. Apart from it, कुछ रिफॉर्म्स NCC में भी लाए गए थे। NCC कुछ नए स्कूल, अप्रॉक्सीमेटली 1000 नए स्कूल थे, वहाँ पर NCC के भी जो विंग्स थी उनको ओपन किया गया। इसके अलावा कोविड से कॉम्बैट करने के लिए 3 सर्विसेज हैज़ बीन मोबिलाइज्ड by government. Apart from it, help beyond the boundary. To help the neighboring country, the Navy mounted 8 relief mission during financial year 21, providing COVID-19 related medication, doctors to the 5 countries. Meanwhile, Air Force executed 800 relief missions. So India stranded in Iran, Sri Lanka, Maldives were evacuated under the Vande Bharat mission. तो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी जो इंडिया के जो डिफेंसिव विंग्स हैं उन्होंने काम किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। शेयर ऑफ IOB सेंट्रल बैंक सर्ज ऑन प्राइवेटाइजेशन रिपोर्ट। मंडे को इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में एक सडन स्पाइक देखने को मिला है, एक सडन इंक्रीज देखने को मिला फॉलोइंग द रिपोर्ट सजेस्टिंग द 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइट बी प्राइवेटाइज। तो जैसे ही इनके प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई वैसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर्स थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ रजिस्टर्ड करी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर्स थे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 8% का जो हायर रिकॉर्ड रजिस्टर किया। उनके जो शेयर्स थे वो 8% के रेट से बढ़े ऑन मंडे, और वही IOB में अप्रॉक्सीमेटली 12% का हाइक देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर वैल्यूज। द PSU बैंक्स इंडेक्स क्लोज मार्जिनली हायर, हालांकि जो क्लोजिंग पॉइंट रहा वो मार्जिनली हायर रहा PSU के बैंकिंग इंडेक्स का। लेकिन इन्हीं दोनों बैंक में ज़्यादा क्यों स्टॉक मार्केट में हलचल मचाई? क्योंकि इनके रिफॉर्म्स ऐसा आया कि ये दोनों बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं, तो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स में इन्वेस्टर जो सेंटीमेंट्स था वो पॉजिटिवली डेवलप होने लगा कि अगर बैंक रिफॉर्म्स हो प्राइवेटाइजेशन पे जा रहा है तो डेफिनेटली बैंक्स आर गोइंग टू परफॉर्म वेल और बैंक्स का फ्यूचर अच्छा है। हालांकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक ने अपने जो Q4 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो मंडे को भी रिलीज़ किया था। हालांकि IOB का जो रिजल्ट है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ। रिजल्ट मीन्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो डेटा है फिलहाल के लिए अभी Q4 का रिलीज़ नहीं हुआ है। और अगर जो भी अवेलेबल डेटा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इन दोनों बैंक का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। द सेंट्रल बैंक हैज़ पोस्टेड अ नेट लॉस ऑफ ₹1000 crore इन द 4th quarter दैट इज एंडेड ऑन मार्च 2021। हालांकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो इंडिकेटर है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा है वो तो अच्छा नहीं रहा, बट शेयर प्राइस क्यों बढ़े? वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ को लेकर के बढ़े।
और इस पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ के बाद से ऐसे जो टॉप गेनर्स रहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडेक्स के केस में, वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, हमने जैसे डिस्कस किया, अप्रॉक्सीमेटली 12% का हाइक रजिस्टर किया आईओबी के शेयर्स ने। सेंटर फॉलोड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। एंड दिस इज द डेटा फॉर सेंट्रल बैंक लॉस नैरोस एज पर द फाइनेंशियल डेटा। जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं जो जिन्होंने अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर Q4 का रिजल्ट अपना रिलीज़ किया है, तो सेंट्रल बैंक का जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, हालांकि लॉस तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल सेंट्रल बैंक ने लॉस ही पोस्ट किया है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे लॉस के बाद भी एक हल्की सी र्यूमर ने या एक हल्की सी इंफॉर्मेशन ने किस तरह से स्टॉक प्राइजेस और या पर्टिकुलर बैंक के शेयर प्राइजेस में इंक्रीज़ किया है। इसीलिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक बबल। कब बस्ट हो जाएगा पता नहीं, ज़रा सी र्यूमर से, ज़रा सी इंफॉर्मेशन से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। फ्रैंकलिन गेट्स 2-year बैन ऑन द डेट स्कीम लॉन्च। अब जाते हैं वापस कोविड-19 की फर्स्ट वेव वाले टाइम में। अगर आपको याद हो तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट स्कीम्स को क्लोज किया था उस ड्यूरेशन में, और ये साइट किया था रीज़न कि कोविड-19 की वजह से द स्कीम्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो अप्रैल 2020 में 6 जो डेट स्कीम्स थी उसको यूनिलैटरली क्लोज कर दिया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया था इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में। नाउ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया on Monday finalized its investigation and slapped a penalty of rupees 5 crore on Franklin Templeton for several irregularity in running these 6 debt schemes। तो सेबी का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि कोविड-19 की वजह से फ्रैंकलिन की ये स्कीम जो थी 6 डेट स्कीम ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इससे पहले बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ ऑलरेडी दिख रही हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और कोविड-19 को सिर्फ बहाना बना करके फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी ये जो 6 स्कीम थी इनको क्लोज डाउन किया था। तो बिकॉज ऑफ सेवरल इरेगुलरिटीज़ सेबी हैज़ इम्पोज पेनल्टी ऑफ 5 करोड़। और इसके अलावा द मार्केट रेगुलेटर हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द फ्रैंकलिन और द फंड हाउस टू डिस्चार्ज रुपीज़ 451 crore it collected as investment manager and advisory fee between June 2018 to April 2020। और इसके अलावा जो भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उसको आगे आने वाले टाइम में किसी भी नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए, डेट स्कीम को लॉन्च करने के लिए 2 साल तक मना कर दिया है सेबी ने। और जो भी सीईओज और डायरेक्टर हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इंडिया में, उनके अगेंस्ट सेपरेट एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई हैं ओनिंग टू द डिस और इरेगुलरिटी इनटू रनिंग दीज 6 डेट स्कीम्स। तो फाइनली सेबी ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पीरामल ग्रुप्स प्लान फॉर डीएचएफएल गेट्स एनसीएलटी नोट। मुंबई की जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो बेंच है जहाँ पर डीएचएफएल की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का केस चल रहा था, फाइनली मुंबई बेंच ने जो पीरामल ग्रुप का जो रिजोल्यूशन प्लान है फॉर दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएचएफएल बोलते हैं, तो पीरामल ग्रुप का जो प्लान है डीएचएफएल के लिए उसको एक्सेप्ट कर दिया है, उसको नोटिंग दे दी है। फ़िलहाल अगर आपको पता हो तो डीएचएफएल का जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है वो 2019 से चला आ रहा है, और उस ड्यूरेशन में बहुत सारी कंपनीज ने डीएचएफएल को के लिए डिफरेंट रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज किए, बट फाइनली पीरामल ग्रुप हैज़ वन द केस। तो क्या ऑफ़र किया पीरामल ग्रुप में? बेसिकली पीरामल ग्रुप हैज़ ऑफर टू पे अप्रॉक्सीमेटली 37,250 crore to the committee of credit, and that has also been approved by committee of creditors, RBI and competition commission of India। तो इन तीनों विंग्स ने और तीनों अथॉरिटीज़ ने बोले, इन तीनों ने भी अप्रूवल दे दिया है इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन प्लान को। सो नाउ डीएचएफएल इज गोइंग फॉर रिजोल्यूशन प्लान अंडर पीरामल ग्रुप। एंड इफ़ यू
are actually tracking the DHFL, you must be knowing that in Q4 of the financial year 21, DHFL has posted the profit. अब पीरामल के कंपटीशन में कौन था, आपको अगर याद हो तो वाधवन का जो ऑफ़र था वो पीरामल के कंपटीशन में था। इवन वन बेंच ने तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ऑफ़र भी किया था कि वो वाधवन का जो ऑफ़र है उसको कंसीडर करें। हालांकि बाद में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको लेकर के मुंबई बेंच के पास चली गई थी। मुंबई बेंच ने फाइनली पीरामल ग्रुप को ओके कर दिया है और इवन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स RBI CCI ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। फिर भी जो वाधवन है दैट इज़ एक्चुअली मूविंग टूवर्ड हाई कोर्ट्स अगेंस्ट दिस NCLAT ऑर्डर। तो हो सकता है कि अभी इसका एग्जीक्यूशन ना हो, क्योंकि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में फिर से चलना स्टार्ट होता है तो। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और है। सुरक्षा जो ग्रुप है जो बेसिकली JP इंफ्रा को ख़रीदने के लिए, JP इंफ्रा के रेजोल्यूशन प्लान के लिए काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, उसने अपने ऑफ़र को बढ़ा दिया है। अगर आपको पता हो तो सुरक्षा जो मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप है उसने JP इंफ्रा के लिए पहले 1298 करोड़ का ऑफ़र दिया था, जो कि बढ़ा करके 7736 करोड़ का कर दिया है। लेट्स सी क्या सुरक्षा जो ग्रुप है वो उसको JP इंफ्रा के रेजोल्यूशन प्लान में मेन पार्टी माना जाता है कि नहीं। अब देख लेते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे, दैट इज डिसगॉर्ज। मैंने एक जगह इस वर्ड को यूज़ किया है, डिसगॉर्ज। तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेल्म। फाइनेंशियल रेल्म में इस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या होगी, डिसगॉर्ज। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.